टू डिस्कस FST 10 पेपर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक पॉइंट दिया गया है और एक प्लेन है और हमसे ये सब कहा जा रहा है कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम प्लेन, इमेज, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये सब निकालने को कहा गया है। तो ऐसा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले एक प्लेन है x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2, ठीक है, ये प्लेन की इक्वेशन है। तो प्लेन की इक्वेशन लिख लिया, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पॉइंट दिया गया है क्या, P है 2 3 1, ठीक है। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे भाई, डी ऑप्शन जो डिस्टेंस कहा जा रहा है वो बेसिकली क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब कितना हो गया, 2 3 1 इसमें रख दो। 2 3 1 रखोगे तो कितना आएगा, 2 माइनस 4 माइनस 2, मतलब क्या हो गया, 4 आ गया, मॉड ऑफ माइनस 4 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, √3। तो अपना जो बी ऑप्शन है वो तो करेक्ट था। फिर अपन बात करते हैं, ए ऑप्शन भी देख लेते हैं। ए ऑप्शन में क्या है, ओरिजिन एंड पी लाई ऑन सेम साइड ऑफ द प्लेन। अगर मैं जैसा लाइन के लिए ट्राई करते हो वैसे प्लेन के लिए ओरिजिन इसमें रखोगे इस एक्सप्रेशन में तो क्या आएगा, -2 आएगा। पॉइंट रखा तुमने, ठीक है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रखे, तो पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट रखे तो क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव ही आ रहा है। तो ओरिजिन पे भी नेगेटिव आ रहा था, इस पॉइंट के लिए भी नेगेटिव आ रहा है, दैट मींस दोनों सेम साइड लाई करते हैं। ए और बी दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो गए। फिर सी ऑप्शन पे आते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात की गई है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, तो पिछले एफएसटी में भी मैंने बताया था, एफएसटी 8 वाले पेपर में शायद, तो सेम उसी तरीके से प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं और बाकी फॉर्मूला भी एक हो सकता है। तो सबसे पहले मैं देखूं कि मैं क्या स्टेप्स ले सकता हूं कि भाई मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है। ये पॉइंट निकालने के लिए 2 3 1 से मैं 4/√3 स्टेप्स मुझे चलना पड़ेगा, क्योंकि ये हाइट कितनी थी, 4/√3 थी। किस लाइन के अलाउंग चलना पड़ेगा, इसके नॉर्मल के अलाउंग। तो ऐसा हो सकता है कि कोऑर्डिनेट क्या है, 2 3 1 प्लस माइनस 4/√3 और इसके नॉर्मल, इसका नॉर्मल की डायरेक्शन क्या है, i माइनस जे माइनस के। तो i माइनस जे माइनस के डिवाइडेड बाई √3, इसका नॉर्मल वेक्टर ले लिया। तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी, 2 प्लस 4/3 है ना, 10/3 आ जाएगा, 3 प्लस 3 माइनस 4/3 तो 5/3 आ जाएगा, 1 माइनस 4/3, 1 माइनस 4/3 की बात करूं तो -1/3 आ जाएगा। ये एक ऑप्शन हो सकता था। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये तो मैंने कब लिया, जब यहां प्लस कंसीडर किया। नेगेटिव अगर कंसीडर करता मैं तो 2 माइनस 4/3, वैसे तुम देख लो 10/3 5/3 -1/3, क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देख सकते हो, ठीक है। तो अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर ये वाला पॉइंट इस प्लेन का ही पॉइंट हुआ और यही क्या हो गया, फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। तो अपन कह सकते हैं कि ए ऑप्शन भी करेक्ट होगा। डी अपने आप रिजेक्ट हो गया। अगर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है तो सी ऑप्शन अगर करेक्ट है तो डी तो रिजेक्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पे नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, कॉस ऑफ हाफ ऑफ कॉस इनवर्स कॉस माइनस 14π/5। तो देखो कॉस ऑफ आगे है हाफ कॉस इनवर्स, अच्छा कॉस -14π/5 लिखूं या कॉस 14π/5 लिखूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ता है ना। अच्छा इसमें भी आगे देखो कॉस हाफ कॉस इनवर्स, ये देखो ये क्या है, 2π के साथ 4π/5 को ऐड किया गया है, तो 2π हटा ही दो, cos 4π/5 लिख दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो cos इनवर्स cos 4π/5, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, माइनस हटा दिया, फिर 14π/5 में से 2π हटा करके 4π/5 लिख लिया। तो देखो cos इनवर्स cos के आगे एक ऐसा एंगल लिखा हुआ है जो कि 0 से π के बीच आता है। तो अगर ये 0 से π के बीच आता है तो cos इनवर्स cos एक सीधा बाहर निकाल देगा इसको, तो बचेगा क्या, cos हाफ ऑफ 4π/5, इसलिए cos 2π/5 ये अपना ऑप्शन करेक्ट होगा। डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, cos ऑफ माइनस cos 3π/5, ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, अब ये भी हमारे पास एक एफएसटी में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, फिर से अपने पास है, अपन देख लेते हैं एक बार। ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी से ये रिलेटेड था क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है, y², ठीक है, पहले मैं बता देता हूं कि x और y के लिए, तो x 0 से 1 तक, y भी 0 से 1 तक, तो हमारे पास सैंपल स्पेस ये हो गया, ठीक है, ये हमारा पूरा सैंपल स्पेस हो गया। x 0 से 1 और y 0 से 1, एक कंप्लीट रीजन मतलब एक स्क्वायर जिसकी हर एक साइड कितनी है, 1 यूनिट की है। और क्या साथ में दिया गया है कि भाई y², मतलब ए इवेंट की बात करूं तो y² इक्वल टू x, पहले तो हम इक्वलिटी की बात करेंगे, y² इक्वल टू x, इस तरीके का ग्राफ होगा। y² लेस देन और इक्वल टू x, मतलब इससे नीचे नीचे के पोर्शन के बारे में कहा जा रहा है।
ठीक है। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जाऊं तो पीए कितना आएगा, तो ये हमारा फेवरेबल एरिया है, टोटल एरिया कितना है 1 स्क्वायर यूनिट, तो फेवरेबल एरिया 0 से 1, ये क्या था वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाली लाइन थी, मतलब वाई इक्वल टू रूट एक्स कह सकता हूं, रूट एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई टोटल एरिया कितना है 1 है, तो x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, इसका मतलब कि रिजल्ट कितना आ गया 2/3, तो पीए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 2/3। फिर हम पीबी के बारे में बात करते हैं। बी ऑप्शन में क्या था एक्स स्क्वायर, अब देखो बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन में हमारे पास है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पहले मैं इसके बारे में सोचता हूं, फिर क्या कहा गया कि एक्स स्क्वायर y बड़ा है एक्स स्क्वायर से, मतलब ये वाले इधर के पोर्शन हो गए, ठीक है, ये मेरा सैंपल स्पेस था 0 से 1 1, ठीक है, ये सैंपल स्पेस था। तो अपन अगर इसकी बात करें, ठीक है, ये कितना एरिया आएगा, तो ऑफ कोर्स ये चीज लिखी यहां पे बनी थी उसी का उल्टा इधर बन गया है ना, तो ये भी तो कितना आएगा PBV कितना होगा सेम 2/3। तो हमारे पास PA और PB दोनों बराबर हैं, A एंड B आर एक्सक्लूसिव ऐसा नहीं है, अगर दोनों को सेम जगह पे प्लॉट करो तो कुछ इस तरीके का बनेगा ना, इसका मतलब दोनों के बीच कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन वाला भी पोर्शन है, ऐसा नहीं कह सकते कि A इंटरसेक्शन भी 0 है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, तो B ऑप्शन अपना रॉन्ग हो चुका है। A ऑप्शन की बात करें तो देखो A यूनियन B की अगर देखो PA और PB, अगर मैं A का रीजन और B का रीजन दोनों मैच कराऊं तो पूरा दोनों को क्लब कर लूं तो सैंपल स्पेस पूरा कवर हो गया ना, मतलब PA यूनियन B तो कितना था 1 के बराबर था, PA अगर 2/3 है, PB 2/3 है, A यूनियन B 1 है, तो PA इंटरसेक्शन B कितना होगा, बहुत सिंपल सा सेट थ्योरी का क्वेश्चन हो गया, 2/3 + 2/3 - 1 = 1/3, इसलिए यहां पे अपन देखें तो A, C और D तीनों ही ऑप्शंस हमारे लिए करेक्ट आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो एक क्वाड्रेटिक है जिसमें कहा जा रहा है कि इसके रूट्स अपोजिट साइन के हैं, तो अगर रूट्स का साइन अपोजिट है, ठीक है, तो क्या कंडीशन लगेगी 0 लाइज इन बिटवीन रूट्स, 0 इन बिटवीन लाई करता है, दैट मींस a into f of 0 शुड बी नेगेटिव, यही कंडीशन होगी। a क्या है लीडिंग कोफिशिएंट 1 है और f0 पे वैल्यू कितनी आएगी, f0 आएगा 2 sin थीटा -1, तो क्वेश्चन बस इतना सा है 2 sin थीटा -1 इज लेस देन 0, तो sin थीटा लेस देन हाफ कहां होता है, थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/6 यूनियन 5π/6 से π, तो ये हमारे पास आ गया बी ऑप्शन, इसका तो बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ऑप्शंस में भी हम यहां से मार्क करने का देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन ही केवल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 5 में देखो रेडियाई ऑफ स्क्राइब्ड सर्कल्स की बात की गई है RA RB RC, तो RA + RB, ठीक है, अपन फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करें, RA को क्या बोलते हैं डेल्टा अपॉन S - A के सामने वाला, तो डेल्टा अपॉन S - A और RB मतलब डेल्टा अपॉन S - B, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 3R, 3 कैपिटल R, तो 3 टाइम्स ABC अपॉन 4 डेल्टा कह सकते हैं। अब देखो यहां से इसको क्लब किया तो डेल्टा कॉमन 1 अपॉन S - A प्लस 1 अपॉन S - B, कितना रिजल्ट आएगा अपने पास आ जाएगा 2S - A - B मतलब C डिवाइडेड बाई S - A इंटू S - B, डेल्टा को भी इधर ही भेज दो, अपने पास 3/4 ABC, CC कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, बाकी हमारे पास क्या बचता है, आगे हमारे पास बचा हुआ है अभी भी डेल्टा स्क्वायर को भी मैं लिख लेता हूं S - A है ना, S - B S - C, तो हमारे पास बचा हुआ है S - C, ठीक है, इंटू 4 = 3AB कह सकते हैं क्या, ठीक है, डेल्टा स्क्वायर को हमने रख दिया S इंटू S - A S - B S - C, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा 2S और 2S - 2C, 2S का मतलब है A + B + C, 2S - 2C का मतलब है A + B - C इज इक्वल टू कितना हो गया 3AB। अब इसको क्लब कर लो, क्या लिखा हुआ है ये A + B का होल स्क्वायर, ठीक है, -C² इज इक्वल टू 3AB, तो ये A² + B² - C² इज इक्वल टू AB, तो अब देखो ये तो cos थीटा बन गया A² + B² - C² अपॉन 2AB, ठीक है, इसकी वैल्यू हाफ हो गई ना यहां से, और इसी को अपन क्या बोलते हैं cos C अगर हाफ है तो C की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री, तो यहां से मेरे पास C आ गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास RB + RC दिया हुआ था, तो नेक्स्ट पार्ट डेल्टा अपॉन S - B डेल्टा अपॉन S - C, ठीक है, इन दोनों का सम दिया हुआ है 2R, तो 2R का मतलब
2abc अपॉन 4 डेल्टा। सही है बात? कितना आएगा? फिर से ऐसे ही देखो, डेल्टा स्क्वायर a आ जाएगा, नीचे s माइनस बी एस माइनस सी आ जाएगा, इज इक्वल टू हाफ डेल्टा ए बी सी। ठीक है बात? ठीक है, इस डेल्टा को हटा दिया, हाफ ए बी सी, ए कैंसिल आउट हो गया, यहां से बचा क्या मेरे पास, एक s बचा रहेगा, एक s माइनस ए बचा रहेगा, इज इक्वल टू इधर बचा एक 2 है, और साथ में क्या है इधर हमारे पास a कैंसिल आउट हो चुका है, b और c बचे हुए हैं। तो ये देखो s इंटू एस माइनस ए इज इक्वल टू बी सी, ये वाली चीज हमारे पास बन करके आ रही है। अब इसको भी आप एक्सपेंड कर लो। ठीक है, 2s की जगह a प्लस बी प्लस सी रख दिया, यहां पे भी हमने a प्लस बी प्लस सी बाई 2 रख दिया, तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, यहां पे बन जाएगा b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू कितना, 2bc। यहां से एक्सप्रेशन क्या आ गया कि b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो पाइथागोरस थ्योरम को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। इसका मतलब हो गया कि एंगल a जो था, एंगल a कितना था, 90 डिग्री था, एंगल c कितना था, 60 था, तो एंगल b कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहां से तो तुम कोई सा भी ऑप्शन मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर्स मार्क कर दिए जाएंगे। 6 देखें, तो 6th क्वेश्चन में क्या था कि एक हमारे पास कहा गया कि एक tan इनवर्स है लिखे हुए और उनका सम पाई बाई 2 है। अगर मैं बाहर से tan अप्लाई करूं दोनों साइड, ठीक है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, अपने पास tan ऑफ ऐसा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। तो उनका सम क्या होता है, उनका सम होता है s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2 प्लस s4। ये तो पता है, tan ऑफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 अप टू अल्फा n। तो इसी तरीके का सीक्वेंस चलता जाता था, s1 माइनस s3 प्लस s5 माइनस s7, नीचे 1 माइनस s2 प्लस s4 माइनस s6, ऐसा ही चलता जाता था। हमारे पास 4 ही टर्म्स हैं, तो भाई हमने यहीं पे रोक लिया, s5 वगैरह कहने का कोई मतलब ही नहीं है। इज इक्वल टू कितना आएगा, तो tan पाई बाई 2 मतलब इन्फिनिटी, मतलब डिनोमिनेटर क्या था, 0 था। न्यूमरेटर पे तो कमेंट नहीं कर सकते, बट डिनोमिनेटर अपन कह सकते हैं कि क्या था, 0 था। तो 1 माइनस s2 प्लस s4, इसकी वैल्यू कितनी है, 0 के बराबर है। ठीक है, अब s2 का मतलब क्या हुआ, s2 का मतलब हुआ कि पेयर वाइज तुम प्रोडक्ट्स लो और उनका सम कर दो, सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट्स। तो सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट्स में क्या आएगा, पहले दो को मल्टीप्लाई किया, ab अपॉन एक्स स्क्वायर, इसी तरीके से अगले में आ जाएगा bc अपॉन एक्स स्क्वायर, cd अपॉन एक्स स्क्वायर, ad अपॉन एक्स स्क्वायर, यही सारे कॉम्बिनेशन होंगे। ये हो गया तुम्हारा s2 पेयर वाइज प्रोडक्ट्स का सम। और s4 की बात करें तो चारों का प्रोडक्ट, मतलब abcd अपॉन x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 0। लिख लो इसको सिंप्लीफाई करके, क्या बना, x4 माइनस समेशन ab इंटू एक्स स्क्वायर प्लस abcd इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या हो गए, x1, x2, x3 और x4। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि भाई सम ऑफ ऑल दीज रूट्स कितना आएगा, x क्यूब का कोफिशिएंट वो तो 0 है, तो इसका मतलब समेशन ओवर xi को अपन बोल सकते हैं कितना होगा, 0 के बराबर। इसी तरीके से प्रोडक्ट ओवर देखें, तो प्रोडक्ट ओवर xi की बात करें तो प्रोडक्ट ओवर xi कितना आएगा, abcd के बराबर। तो यही हो गया अपने पास समेशन ओवर xi और समेशन ओवर प्रोडक्ट ओवर xi। तो यहां से हमारे पास ए ऑप्शन हमने कह दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, और सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन की बात करते हैं। डी ऑप्शन में देखो क्या लिखा है, पहला ब्रैकेट है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x3। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 का मतलब क्या है, बेसिकली माइनस x4। क्यों है ऐसा, क्योंकि भाई सबका सम कितना था, 0 था, तो ये x3 तक का सम है इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस x4। ऐसे ही दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, माइनस का x1, फिर अगले वाले में x2, अगले वाले में माइनस का x3। सबका प्रोडक्ट करना था, सबका प्रोडक्ट कितना हो गया, x1 x2 x3 x4, जो कि कितना है, abcd के बराबर ही है। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब अपने पास क्या बचा हुआ है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में देखो समेशन ओवर, बी ऑप्शन में समेशन ओवर 1 अपॉन xi की बात की गई है। ये कितना होगा, 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3 प्लस 1 अपॉन x4, मतलब समेशन ओवर x1 x2 x3 डिवाइडेड बाई, नीचे एलसीएम आएगा x1 x2 x3 x4। तो 3 के प्रोडक्ट का सम, मतलब कहां पे आया होगा, x के कोफिशिएंट में। x का कोफिशिएंट तो 0 लिखा है, तो भाई इसका मतलब ये भी रिजल्ट कितना हो गया, 0 हो गया। और अपना ऑप्शंस बी, सी और डी तीनों ही यहां पे करेक्ट है। 7 देखते हैं, इसमें क्या कहा गया, fx इज इक्वल टू एक क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, fx इज इक्वल टू
अगर मैं a mod x स्क्वायर माइनस b mod x लिखूं तो कोई डिफरेंस तो हुआ नहीं। मतलब कि अगर इनिशियली हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ gx होता, ठीक है, gx इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस bx, तो हमने क्या किया बेसिकली fx बनाने के लिए gx की जगह पे g ऑफ mod x रख दिया। g ऑफ mod x रखोगे तो यही चीज आ जाएगी, ठीक है बात। अब इसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि क्या नेचर हो सकता है। तो अगर ax स्क्वायर माइनस bx में पहला केस हम देखते हैं, जब उसने कहा कि a पॉजिटिव और b भी पॉजिटिव हो, तो पहले मैं इसका ग्राफ देखने का कोशिश करता हूं, ax स्क्वायर माइनस bx का, इनफैक्ट gx का। gx का ग्राफ कैसा होगा, एक रूट इसका होगा 0, एक रूट होगा b बाई a। b बाई a कैसा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब कि जब a पॉजिटिव है और b पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो उस केस में ax स्क्वायर माइनस bx का अगर ग्राफ में बनाऊं तो एक रूट 0, एक रूट b बाई a, और ये इस तरीके का होगा, ठीक है। अब अगर gx हमें ये था, g ऑफ मॉड x हमें निकालना है, तो g ऑफ मॉड x निकालने के लिए क्या करोगे, इधर का पोर्शन रिमूव कर दिया और इस साइड हमने ये ग्राफ बना दिया, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, ये fx का ग्राफ हो गया, a मॉड x स्क्वायर माइनस b मॉड x, यही हो गया। तो अब देख सकते हो यहां पे कि 0 जो क्या है, क्या एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, बाकी ये दोनों पॉइंट्स क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्रिएट करेंगे। दूसरे केस की बात करते हैं, जबकि उसने कहा है कि a पॉजिटिव है और b निगेटिव है। अगर a पॉजिटिव b निगेटिव है, फिर से gx के ग्राफ पे जाओ, gx का ग्राफ कैसा बनेगा, एक रूट 0, दूसरा रूट b बाई a, लेकिन इस बार b बाई a कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया ना। पिछली बार b बाई a पॉजिटिव था, इस बार कहें तो b बाई a कैसा है, नेगेटिव है। तो एक रूट तुम्हारा 0 था, एक रूट तुम्हारे पास b बाई a, मतलब इस तरीके का कुछ रहा होगा gx। अब इस gx को हमें क्या बनाना है, g ऑफ मॉड x बनाना है, तो ये वाला पोर्शन हमने लेफ्ट साइड का सारा रिमूव कर दिया और इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा। सही है इतनी बात। तो ये हमारे दूसरे केस के लिए ग्राफ हो गया। इस केस में देखो तो 0 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो इस बेसिस पे अपन कहें तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों ही करेक्ट हो जाते हैं। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, ये एक फंक्शन दिया हुआ है। अगर इस फंक्शन की बात करूं मैं, चूंकि इसको डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ये भी चेक करना ही है, तो अपन कह सकते हैं क्या कि इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx, ठीक है, वो कितना आएगा। तो देख लो y को मैं एक बार को लिखूं तो y को लिख सकता हूं मैं क्या, 2 प्लस 3 अपॉन x माइनस 2, ऐसा लिख सकता हूं भाई। y को इस तरीके से लिखा जा सकता है ना, y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। डिफरेंशिएट करो तो y डैश आ जाएगा माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर। इसका मतलब ये कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, y डैश की वैल्यू हमेशा कैसी रह रही है, नेगेटिव रह रही है। आगे देखो, अब इसके बारे में ये भी कहना है हमें कि ये बाउंडेड होगा या नहीं होगा, मतलब रेंज इसकी क्या होगी। रेंज में देखो तो ये इंफिनिटी को अप्रोच करेगा क्या, हाँ बिल्कुल, x जब टेंड्स टू 2 होगा तो उस समय ये इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड है, क्योंकि इसकी रेंज में इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आ चुका है। फिर अपन आगे देखते हैं, सी ऑप्शन क्या कह रहा है, हैज अ ग्राफ इंटायरली अबव एक्स एक्सिस। तो ऐसा तो है नहीं, ये कभी निगेटिव भी हो सकता है, कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, इसलिए सी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। फिर इनवर्स की बात करें, इनवर्स के लिए y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। भाई 1 1 ऑन 2 तो हो ही चुका है ना, देखो यहां से लगातार डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब 1 1 होगा, ठीक है। रेंज हमने क्या कह दिया, इंफिनिटी वगैरह रीच कर रहा है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, इसका मतलब कि ऑन 2 भी होगा। तो 1 1 ऑन 2 है तो इनवर्स निकालने जाओ, इनवर्स निकालोगे तो क्या आएगा, xy माइनस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। x के सारे टर्म्स एक साइड करो, y माइनस 2 इज इक्वल टू 2y माइनस 1, सो x इज इक्वल टू 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 2। और देख सकते हो यहां से कि वही एक्सप्रेशन फिर से निकल करके आ गया, इसलिए ये सेल्फ इनवर्स है, अपना खुद का ही इनवर्स है। तो इस तरीके से हमारा इस बार ऑप्शन ए, बी और डी तीनों ही करेक्ट है। आगे अपन क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9th भी बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फंक्शन है, कहा है कि डज नॉट पोजेस क्रिटिकल पॉइंट्स। डज नॉट पोजेस क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, कहीं उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है, कोई नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाला, डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए, यही सारी चीजें हैं ना। तो अगर फंक्शन में अपन देखें तो ये लिखा क्या हुआ है, fx को मैं कह सकता हूं कि fx इज नथिंग बट 4a माइनस 3 x प्लस log 5। ये तो ठीक है, इतनी चीज तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दी। आगे जो एक्सप्रेशन है उसको लिखा जा सकता है 2 टाइम्स a माइनस 7, ठीक है, cot x by 2 sin स्क्वायर x by 2। तो 2 को भी उसके साथ क्लब कर दो, ठीक है।
क्या लिखा हुआ है, a माइनस 7 साइन एक्स, यही है fx। अब fx अगर ऐसा था तो इसमें तो कोई चांस ही नहीं है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस या नॉट डिफरेंशिएबल होगा। एक ही चांस हो सकता था क्रिटिकल पॉइंट के लिए कि f डैश 0 हो जाए। f डैश का एक्सप्रेशन लिखो, f डैश x कितना आ रहा है, 4a माइनस 3 प्लस a माइनस 7 cos x, इतना ही आ रहा है, इसको 0 नहीं होना चाहिए, यही कहा गया। तो अगर मैं यहां से देखूं कि इसको ये 0 कब होगा, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, cos x इज इक्वल टू, cos x विल बी 3 माइनस 4a अपॉन a माइनस 7, ऐसा कुछ कह सकता हूं मैं, ठीक है। ये मेरा cos x का एक्सप्रेशन आएगा। अच्छा, ये अगर 0 कभी हो पाएगा जब ये क्वांटिटी कैसी हो भाई, cos x इज इक्वल टू इतना होने के लिए मतलब क्या है कि ये एक्सप्रेशन कैसा रहा होगा, -1 और 1 के बीच का रहा होगा, तभी ऐसी चीज पॉसिबल है। तो 3 माइनस 4a अपॉन a माइनस 7, ये -1 से 1 के बीच जब लाई करेगा तब तो ये कंडीशन f डैश x इक्वल टू 0 पॉसिबल होगी। तो इसका मतलब जो हमारा ये वाला पोर्शन है, यहां से a का कुछ रेंज आएगा, सपोज आ गया कुछ x1 से x2 यूनियन x3 से x4, कुछ इस तरीके का आ गया। तो अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, हमें वही पोर्शन तो नहीं चाहिए ना, क्योंकि ये क्या कहा, cos x इज इक्वल टू समथिंग। जब ये सिचुएशन होगी तब f डैश x क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। अपन क्या चाहते हैं कि इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट ना हो। क्रिटिकल पॉइंट ना हो का मतलब क्या हुआ कि ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि ये 3 माइनस 4a अपॉन a माइनस 7, ये जब -1 से 1 के बीच है, ये वाला पोर्शन अपने को रिजेक्ट करना है। तो इसको सॉल्व कर सकते हो इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग, बहुत आसान सा है। a हमारा आ जाता है यहां से -4/3 से 2। तो a अगर हमारे पास -4/3 से 2 आता है तो इनफैक्ट हमें यही चाहिए ना केस कि भाई ये एक्सप्रेशन हमारा, ठीक है, ये 0 के बराबर, मतलब ये वाला जो पोर्शन आ रहा है a का, ये तो हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, यही हमने कहा। यहां से जो रिजल्ट आया उसको रिजेक्ट कर दिया। इसको अगर रिजेक्ट कर देते हो तो तुम्हारे पास -∞ से -4/3 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ये अपने काम का पोर्शन हुआ। उसके अंदर जो भी ऑप्शंस हैं वो सभी अपन आगे मार्क कर सकते हैं। नंबर 10 देखें तो पैटर्न डेवलपिंग से रिलेटेड है। ऑफ कोर्स अपन n टर्म्स का सम तो निकालेंगे नहीं, यहां पे अपन पैटर्न डेवलप करके देख सकते हैं कि किस तरीके का रिजल्ट आ रहा है। तो अपन अगर देखें सबसे पहले क्या लिखा है, 1 प्लस एक्स बाई a1, कितना आ जाएगा रिजल्ट, x प्लस a1 बाई a1, ठीक है। ये पहले और दूसरे टर्म का सम हुआ। इसमें मुझे क्या करना था नेक्स्ट, x प्लस a1 बाई a1 में मुझे ऐड करना था x इंटू एक्स प्लस a1 बाई a1 a2। क्या इफेक्ट आएगा, x प्लस a1 बाई a1 कॉमन, सही है, x प्लस a1 बाई a1 इतना पार्ट कॉमन हो गया, बाकी क्या बचा, x प्लस a2 बाई a2, ठीक है। ये हमारे पास 3 टर्म्स का सम हो गया, ठीक है। फिर इसी तरीके से देखो आगे एक और टर्म का सम करोगे तो क्या आएगा, नेक्स्ट भी सम करें भाई, ये 2 टर्म्स का सम, ये 3 टर्म्स तक का सम हो गया। आगे हम चौथे टर्म के साथ भी इसका एडिशन कर लें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, x प्लस a1 बाई a1, x प्लस a2 बाई a2, x प्लस a3 बाई a3, यही चीज है। तो देखो यहां पे a1 था तो यहां पे a1 आया, यहां पे a1 a2 तक गए तो यहां पे क्या हुआ, a1 a2 तक टर्म आया। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास हम n टर्म्स तक जाएंगे तो पहले तो nth टर्म में क्या रहेगा, nth टर्म में हमारे पास होगा, देखो थर्ड टर्म है तो नीचे a1 a2 आ रहा है, फोर्थ टर्म है तो a1 a2 a3 आ रहा है। तो nth टर्म अगर होगी, ठीक है, nth टर्म की बात कर रहा हूं अभी, nth टर्म में डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a1 a2 अप टू an माइनस 1, क्या आ जाएगा। न्यूमरेटर उसका क्या होगा, देखो जब a1 a2 था तो ऊपर a1 तक गया था, a1 a2 a3 है तो हमारे पास a2 पे रुक जाता है। इसका मतलब यहां पे टर्म कहां रुक रही होगी, x प्लस a1 है ना, x प्लस a2, ऐसे करते हुए अपन कहां तक जा रहे होंगे, x प्लस an माइनस 2, यहीं तक जा रहे होंगे। यहां an माइनस 1 है तो उससे एक स्टेप पहले हमें रुकना है। तो अब देखो क्या हो रहा था कि जब हमारे पास यहां तक का मैं सम कर रहा था a1 तक का, तो रिजल्ट में क्या आ रहा था, a2 ऊपर नीचे a1 a2, यही हो रहा था। तो यहां तक अब हम जब n टर्म्स तक का सम कर लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, सेम पैटर्न डेवलप करते जाओ, सेम पैटर्न डेवलप करोगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, x प्लस a1, ठीक है, देखो a1 है तो यहाँ a2, यहाँ पे a2 आएगा तो यहाँ पे a3। तो सेम चीज यहाँ पे भी an माइनस 2 है तो आगे बढ़ते बढ़ते हम कहां तक पहुंच जाएंगे, an माइनस 1 तक, और नीचे हमारे पास क्या टर्म होगी, तो देखो a1 a2 था तो यहाँ पे a1 और a2 दोनों आए हैं,
यहाँ पे a1 a2 an माइनस 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा a1 a2 अप टू an माइनस 1। इसका मतलब अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस केस में। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में क्या कहा गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर देखो तो बाय ऑब्जर्वेशन ही अपन बता पाएंगे कि इसका एक रूट क्या है, -1 है। सही है बात। देखो कोफिशिएंट्स, अगर मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को ऐड कर दूं तो कितना आ रहा है 2c, और बीच में टर्म क्या लिखी हुई है 2cx लिखी हुई है। इसका मतलब कि एक रूट इसका -1 है। तो अगर एक रूट -1 है तो दूसरा रूट क्या होगा भाई, तो दूसरे रूट को मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इसको अल्फा बोल दूं तो बीटा की वैल्यू कितनी होगी, बीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास b प्लस सी माइनस ए, ठीक है, अपॉन a प्लस सी माइनस बी। ये हमारा अल्फा इंटू बीटा था, a प्लस सी माइनस बी, यही था अल्फा इंटू बीटा। तो अपन क्या बोल सकते हैं इस बेसिस पे कि अल्फा को अगर मैं -1 रख देता हूं तो बीटा मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। एक्सप्रेशन क्या होगा, a माइनस बी माइनस सी अपॉन a माइनस बी प्लस सी, यही एक्सप्रेशन होगा। अब ये एक्सप्रेशन के बारे में अपन बोल सकते हैं ना कि ये एक्सप्रेशन कैसा है, ये एक्सप्रेशन हमारे पास किस तरीके का आएगा, रैशनल आएगा। अब ये अगर रैशनल एक्सप्रेशन है तो इसको अब हमें चेक करना है कि इसके बेसिस पे और क्या क्या कमेंट किए जा सकते हैं। तो देखो क्या क्या चेंज कर सकता हूं मैं। अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं, ठीक है, इसको मैंने उल्टा कर दिया, या फिर मैं अभी पहले इसको ऐसे ही लिख देता हूं, a माइनस बी प्लस सी माइनस 2c, और नीचे a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी। तो ये बचा क्या, 1 माइनस 2c अपॉन a माइनस बी प्लस सी। तो देख सकते हो अगर ये रैशनल है तो इसको भी कैसा होना पड़ेगा, रैशनल होना पड़ेगा। और अगर ये रैशनल है तो ऐसा कब हो पाएगा, जब c अपॉन a माइनस बी प्लस सी वाली चीज जो है ये रैशनल हो। इसका मतलब डी ऑप्शन अपन बोल सकते हैं क्या कि डी ऑप्शन तो अपना करेक्ट ही है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और क्या, इसी चीज को उल्टा करके देखो, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि a माइनस, अगर c अपॉन a माइनस बी प्लस सी रैशनल है तो उसका उल्टा a माइनस बी प्लस सी बाई सी, ये भी तो कैसा होगा, रैशनल ही होगा। तो अपन कह सकते हैं कि a माइनस बी बाई सी प्लस 1, ये अगर रैशनल है तो a माइनस बी बाई सी ये भी तो रैशनल होगा, और अगर ये रैशनल होगा तो इसका रेसिप्रोकल भी रैशनल होगा, इसलिए अपना ऑप्शन बी भी करेक्ट है। तो इसके लिए अपन बी और डी दोनों ऑप्शंस को करेक्ट कंसीडर करेंगे। अपन अगर क्वेश्चन नंबर 12 देखें FST 10 में, तो हमारे पास क्या दिया गया है, चेस बोर्ड है, I1 और I2 दो इंसेक्ट्स हैं। एक इंसेक्ट जो है वो 0,0 से मूव करता है और दूसरा इंसेक्ट 8,8 से एक तरीके से मूव करता है। क्या कहा जा रहा है कि अगर वो दोनों किसी एक पॉइंट पे मिल रहे हैं तो उसके लिए कितने चांसेस होंगे। तो सपोज हमने मान लिया कि भाई 1,1 पे हमें मिलाना है दोनों को, ठीक है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। 1,1 के मतलब क्या होगा कि भाई इसको बहुत ज्यादा स्टेप्स चलने होंगे, 8 स्टेप्स इसको चलने हो, सॉरी 7 स्टेप्स चलने होंगे x के लॉन्ग और 7 स्टेप्स y के लॉन्ग, जबकि इसको 1 स्टेप चलना होगा। तो दोनों बराबर बराबर स्टेप्स चलें और स्पीड उनकी सेम है। ऐसा ही होना चाहिए था ना कि भाई स्पीड अगर सेम है तो बराबर बराबर स्टेप्स चलने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा केस हो ही नहीं रहा है। तो फिर ऐसा केस कहाँ पे हो पाएगा, जबकि ये भी 8 स्टेप चले, ये भी 8 स्टेप चले, ठीक है। तो 8 स्टेप्स चले, ऐसा कहां पॉसिबल है। जैसे मान लो ये वाला पॉइंट लेता हूं मैं 1,7, तो 1,7 वाले पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक स्टेप x के लॉन्ग, 7 स्टेप्स y के लॉन्ग। सिमिलरली इसके लिए देखें तो एक स्टेप y के लॉन्ग चलेगा ये, और x के लॉन्ग कितने स्टेप्स चलेगा, 7 स्टेप्स चलेगा। तो अब इस केस में मिलना इन दोनों का पॉसिबल है क्योंकि दोनों बराबर बराबर 8 स्टेप्स चल रहे होंगे। तो सपोज ये वाला पॉइंट मैं लेता हूं, इस पॉइंट पे मीट करने के कितने तरीके होंगे भाई, ये 0,0 से 1,7 पे पहुंचे, इसके कितने तरीके होते हैं। तो भाई ऐसा ही है कि 1 स्टेप हमें x के लॉन्ग चलना है, 7 स्टेप्स y के लॉन्ग चलना है, तो एक तरीके से 7y और 1x का अरेंजमेंट करना है। तो उसका कितना होता है 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, या फिर मैं ऐसे कह लूं 8c7 कह सकता हूं, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पे ये वाला इंसेक्ट I1 8c7 वेज में पहुंचेगा तो ये कितने वेज में पहुंचेगा, सेम 8c7 वेज ही। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे दोनों के पहुंचने के लिए कितने तरीके हो गए, 8c7 इंटू 8c7, 8c7 होल स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट आगे अगर अपन कहें 8c7 होल स्क्वायर के बाद नेक्स्ट टर्म मान लो 0,8 पे मीट करना है, तो 0,8 पे मीट करने के लिए क्या तरीके होंगे, 8c 8 स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या होगा, सिमिलरली 8c 6 स्क्वायर, और इसी तरीके से लास्ट में 8c 0 स्क्वायर। मतलब कहां पे ये पॉइंट है 8,0, ये कहां पे था 0,8, ऐसा लिया है मैंने केस।
तो ये टोटल इस सीरीज का सम कितना होता है? तो भाई ये तो वेल नोन है, बाइनोमियल सीरीज 16C8 के बराबर आ जाएगा। 16C8 को हमने अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना है। क्या तरीके होंगे? तो 16 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? देखो ऊपर हमारे पास 1 3 5 7 अप टू 15 सारे ऑड वाले क्लब कर लिए। इवन वाले क्या आएंगे? तो 2 4 6 8 अप टू 16 डिवाइडेड बाई कितना है? 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। तो अब इसमें से देखो 2 कितनी बार आया है? 8 टाइम्स आया है, ठीक है। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में एक एक बार प्रेजेंट है। अगर तो 2 की पावर 8 में बाहर निकाल लेता हूं तो बचा मेरे पास कितना? 1 3 5 7 अप टू कितना? 15। और इधर कितना आएगा? 1 2 3 अप टू कितना? 8 2 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। बाकी बचा हमारे पास 1 3 5 7 अप टू 15 रेज इंटू 2 रेज टू पावर 8 अपॉन 8 फैक्टोरियल। अब इसी चीज को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। यहां पे 8 टर्म्स है, अगर एक एक 2 सभी को दे दें तो हमारे पास क्या टर्म आएगी? 2 6 10 14 अप टू कितना? 30। इसी को कर दिया गया 4r+2, ठीक है। 4r+2 ये भी क्या है? 4 इंटू 1 प्लस 2 4 इंटू 2 प्लस 2 अप टू 4 इंटू 7+2 डिवाइडेड बाई कितना बचा? 8 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से हमारे पास यहां पे भी ए और बी दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। 13 हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करना है और अकॉर्डिंगली एबीसी पे कमेंट करना है कि एबीसी क्या क्या हो सकता है। तो अपन अगर यहाँ पे देखें तो सबसे पहले क्या चीज अपने को दिख रही है? यहाँ पे सी गामा, ए गामा, बी गामा, यहाँ पे भी सी ए और बी। तो अगर मैं C3 को, ठीक है, C3 को रिप्लेस कर रहा हूं C3 माइनस C1 इंटू गामा से, ठीक है, तो क्या चेंज आएगा? तो पहला चेंज ये हो गया CAB V cos B प्लस C बीटा C cos B प्लस A बीटा A cos B प्लस B बीटा। इधर क्या बचा? A cos A प्लस, ठीक है, B अल्फा, ठीक है, C गामा कैंसिल हो गया, B cos A प्लस C अल्फा C cos A प्लस A अल्फा। इतना ही बचा ना, ठीक है। अच्छा अगर मैं एक स्टेप और जोड़ दूं इसमें, क्या स्टेप जोड़ दूं? C2 को भी रिप्लेस कर देता हूं मैं, ठीक है, C2 को रिप्लेस कर देता हूं मैं, ठीक है, किससे? C बीटा है, A बीटा है, B बीटा है, तो C1 इंटू बीटा से, ठीक है, C2 रिप्लेस बाय इनफैक्ट C2 माइनस C1 इंटू बीटा। तो क्या होगा? ये तीनों कैंसिल आउट हो गए ना, ये सब कैंसिल आउट हो गए। अब देखो क्या बचा, यहां से cos B कॉमन हो गया, cos B कॉमन बचा CAB, B cos B, बल्कि B सिर्फ बचा CA। यहां पे अभी क्या है? A cos A प्लस B अल्फा, B cos A प्लस C अल्फा, C cos A प्लस A अल्फा, यही है। अब इसमें भी देखो, अगर मैं फिर से C3 को रिप्लेस करूं C3 माइनस अल्फा C2, तो B अल्फा C अल्फा A अल्फा, ये भी सब कट गया, cos से यहां से कॉमन निकल गया, तो इफेक्टिवली बचा क्या? cos B इंटू cos A, यहां पे CAB BCA ABC, ये बचा। कितना लिखा हुआ है ये? दैट इज इक्वल टू cos A इंटू cos B, ठीक है। ये क्या होता है? A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC, यही होता है, ठीक है। इसको कहा जा रहा है कि ये एक्सप्रेशन कैसा था? ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 दिया हुआ था। तो ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर कैसे आएगा? चाहे तो A चाहे तो B कैसा हो जाए? 90 डिग्री पे हो जाए। तो अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल है तो अपना काम बन गया। और क्या तरीका हो सकता है? ये चीज 0 हो जाए। ये चीज 0 कब होती है? जब A इक्वल टू B इक्वल टू C हो। तो अपन कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में B और D दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। अपन 14 देखते हैं। 14 में क्या था? हमारे पास एक ट्रायंगल कह लो, ठीक है, ABC, उसका पॉइंट्स दिए गए थे। एक का पोजीशन वेक्टर ABC है, एक के लिए सपोज BCA है और एक के लिए CAB है, यही कहा गया था। अब अपन को करना क्या है? हमें ये कहा गया कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, तो बहुत सिंपल सी बात है, ऑफ कोर्स यही होगा A प्लस B प्लस C बाई 3 हर बार, ठीक है, A प्लस B प्लस C बाई 3, A प्लस B प्लस C बाई 3, A प्लस B प्लस C बाई 3, उसी को लिख दिया गया है एक पॉइंट में। B पॉइंट की बात करें तो I प्लस J प्लस K का एंगल निकालें इंक्लाइन टू 3 वेक्टर्स। जो वेक्टर्स दिए गए हैं उनका अगर I प्लस J प्लस K के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा? A प्लस B प्लस C,
अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इनटू √3 हर बार ही आएगा। इसका मतलब इक्वली इंक्लाइंड भी है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हैं। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। डी ऑप्शन में क्या था, ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलेटरल। तो देखो साइड की लेंथ देख सकते हो, हर बार वही आ रही है, b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, हर बार वही है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो होगा ही होगा। तो अपने पास ए बी और डी ये तीनों ही ऑप्शंस अपने ऐसे ही करेक्ट हो गए। सी ऑप्शन पे आते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन ऑफ ट्रायंगल मीट एट सेंट्रोइड। अब इसमें कुछ लोग फंस सकते हैं। अगर देखें अपन जी की बात करें तो अपन ने पहले ही कह दिया ना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, तो अपन देखें यहां पे हमारे पास ये सपोज ए था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था, मान लो ऐसा है, ठीक है, सी पॉइंट सी ए बी, चलो ठीक है, हमने वही पॉइंट्स मार्क किए हैं जो कि ए बी सी लिखा गया है। तो जी की बात करूं मैं, जी कितना था, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 आई प्लस जे प्लस के, यही है, ठीक है। अब ए बी वेक्टर का, ठीक है, ए बी वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, ये साइड की, ठीक है, ए बी वेक्टर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा ओ, ठीक है, जी वेक्टर के साथ, वो मतलब ओरिजिन मतलब जी के पोजीशन वेक्टर के साथ, ओ जी वेक्टर का मतलब क्या हो गया, जी का पोजीशन वेक्टर। तो देखो कितना आएगा, ए बी वेक्टर ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, उसका डॉट प्रोडक्ट अगर इसके साथ करोगे तो रिजल्ट कितना होगा, 0। इसी तरीके से बी सी डॉट ओ जी भी कितना आएगा, 0, और सी ए डॉट ओ जी भी कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। और इसलिए अपन कह सकते हैं कि ओ जी वेक्टर तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर है, मतलब इस प्लेन के भी कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा, और अपना ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो ए बी सी डी चारों ही ऑप्शंस इसके लिए करेक्ट होंगे। 15, अब ये क्वेश्चन अगर देखें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर या वेक्टर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना, ये मैट्राइसेस में हमने ऑर्थोगोनल मैट्राइसेस वाले क्वेश्चंस में किया हुआ है ऑलरेडी। सेम वही चीज यहां पे भी दी हुई है, देखो क्या है, मॉड z1 मॉड z2 की वैल्यू r के बराबर है z1 ai प्लस bj और z2 ci प्लस dj। तो अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लूं a बाई आर, b बाई आर, c बाई आर, d बाई आर, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली। तो इस मैट्रिक्स के बारे में कहें तो देखो इसका हर एक रो, ठीक है, वो कैसा है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ऐसा कह दिया ना उसने कि भाई मॉड z1 r के बराबर है, तो a बाई आर आई प्लस b बाई आर जे, इसका यूनिट वेक्टर, ये तो यूनिट वेक्टर ही होगा, इसी तरीके से ये भी यूनिट वेक्टर ही होगा, तो इसका हर एक रो क्या है, यूनिट वेक्टर है। और आगे देखो, आगे क्या कहा जा रहा है कि z1 डॉट z2 0 है, इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी 0 दे दिया गया, मतलब ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गई। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर हो गई तो इसका मतलब कि हर एक कॉलम भी यूनिट वेक्टर होगा, तो इसका मतलब कि हमारे पास a बाई आर और c बाई आर, इनका जो रिजल्ट आएगा ये भी, मतलब इनके थ्रू अगर मैं देखूं तो हमारे पास एक यूनिट वेक्टर ही बनेगा, ठीक है। अगर ये ऑर्थोगोनल है तो ऑफ कोर्स इसका ट्रांसपोज a बाई आर, c बाई आर, b बाई आर, d बाई आर, ये भी तो ऑर्थोगोनल ही रहेगा। तो इसका मतलब कि ai प्लस सी जे, ठीक है, इसकी बात करूं तो इसका भी मैग्नीट्यूड r के बराबर ही आएगा। इसी तरीके से bi प्लस dj की बात करूं तो इसका भी मैग्नीट्यूड r के बराबर ही आएगा। तो ये हमारे पास इतना रिजल्ट आया अभी। तो बाकी w1 डॉट w2 की बात की गई है, तो w1 डॉट w2 मतलब दो रोज का मल्टीप्लीकेशन, तो वो भी कितना होगा, 0 के बराबर ही होगा। इसलिए a, b और c तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। अब अपन क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16th क्वेश्चन, अब सबसे पहले इसने क्या कहा, z1 इंटरसेक्शन z2, ये कब लिखा जाएगा, जबकि रियल पार्ट पहले का या इमेजिनरी पार्ट पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरेटिव टू दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा हो, यही कहा गया है। तो अब देखो क्या है, सबसे पहले तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के लिए बात कर लेते हैं। तो हमने क्या कहा कि ओमेगा स्क्वायर अपना क्या था, -1/2 माइनस √3/2 आयोटा, और ओमेगा की बात करें तो ओमेगा वाज -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, यही था, ठीक है। अब इसकी बात करें, ठीक है, ये कैसा है हमारे पास, 1 इंटरसेक्शन z की बात की जा रही है। तो 1 में हमारे पास अगर मैं कहूं कि 1 इंटरसेक्शन z, ठीक है, तो 1 इंटरसेक्शन z को मैंने बोल दिया a प्लस आयोटा b मान लो, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे कि पहले वाले का जो रियल पार्ट है वो छोटा होना चाहिए, ठीक है, 1 लेस देन a, इक्वलिटी भी हो सकती है, और इधर का इमेजिनरी पार्ट 0 लेस देन और इक्वल टू b। तो अगर मैं ओमेगा स्क्वायर से इसको कंपेयर करूं
तो ओमेगा स्क्वायर का देखो, ओमेगा स्क्वायर कैसा है, ओमेगा स्क्वायर में रियल पार्ट है अपना -12। तो अगर a 1 से बड़ा है तो ऑफ कोर्स -1 से -12 से तो बड़ा होगा ही होगा, ठीक है। और b की अगर हम बात करें तो b हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। यहां देखो b यहां पे जो लिख रहा है हम इमेजिनरी पार्ट वो और छोटा ही है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इंटरसेक्शन z ऐसा लिखा जा सकता है। ओमेगा स्क्वायर इंटरसेक्शन z का मतलब क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर इंटरसेक्शन a प्लस बी। दैट मींस कि ओमेगा स्क्वायर का जो रियल पार्ट ऑफ ओमेगा स्क्वायर है दैट शुड बी लेस देन a। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओमेगा स्क्वायर शुड बी लेस देन b। तो पक्का हो गया ना, क्योंकि b तो कैसा था, पॉजिटिव था, और यहाँ पे देखो इमेजिनरी पार्ट कैसा है, नेगेटिव है। तो ओमेगा स्क्वायर के लिए ये चीज आ गई। सेम चीज ओमेगा के लिए ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हो ए ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन अपना इनकरेक्ट होगा। अब सी ऑप्शन की बात करते हैं। सी ऑप्शन में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, 1 - z अपॉन 1 प्लस z की बात की जा रही है। तो 1 - z अपॉन 1 प्लस z, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, 0 के साथ, ठीक है। तो पहले तो इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट देखना होगा। रियल पार्ट की बात करें तो पहले तो मैं इसको लिख लेता हूं 1 - a प्लस आयोटा b, और यहाँ पे 1 प्लस a प्लस आयोटा b, ठीक है। रियल और इमेजिनरी पार्ट तुम्हें निकालना पड़ेगा। क्या करोगे, सबसे पहले इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। क्या आएगा इसका कॉन्जुगेट, 1 प्लस a माइनस आयोटा b, और ऊपर इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 प्लस a माइनस आयोटा b, ठीक है। तो नीचे बन गया अपने पास 1 प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया, सॉरी डिनोमिनेटर इनफैक्ट। अगर हम ऊपर वाले टर्म की बात करें तो ऊपर वाला टर्म हमारे पास कितना आ रहा है, वो एक बार देख लेते हैं। 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो अब देखो ऑफ कोर्स चूंकि हमारा a कैसा था, a देखो यहाँ पे a ग्रेटर देन 1 था ना, तो अगर a ग्रेटर देन 1 था, ठीक है, 1 इंटरसेक्शन z था, वहां से हमने बोला था कि a ग्रेटर देन 1 है। तो अगर a ग्रेटर देन 1 है तो ये पूरा एक्सप्रेशन ये कैसा हो गया, 1 माइनस समथिंग ग्रेटर देन 1 का स्क्वायर, नेगेटिव हो गया ना। अगर ये नेगेटिव हो गया तो रियल पार्ट इसका कैसा आया, रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस z अपॉन 1 प्लस z इज लेस देन 0। तो ये एक बात तो हो गई कि भाई रियल पार्ट इसका छोटा है 0 से। इमेजिनरी वाला चेक करो। अब इमेजिनरी पार्ट देखो कितना आएगा, ये रियल पार्ट मैंने केवल लिखा है, इमेजिनरी पार्ट मेरा आ रहा है कुछ -2b अपॉन 1 प्लस a, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, ये आ रहा है 1 प्लस a यहाँ पे होल स्क्वायर और b स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो ऑफ कोर्स b कैसा था, पॉजिटिव था, b पॉजिटिव था, तो ये एक्सप्रेशन कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, इसलिए ये भी कैसा है, लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि भाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 माइनस z अपॉन 1 प्लस z इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू 0, इसलिए ये इंटरसेक्शन 0 के साथ करेक्ट होगा। a और c दोनों ही करेक्ट ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 में देखो क्या है, सबसे पहले कहा गया है पहले ऑप्शन के बारे में। पहले तो क्वेश्चन के बारे में देखना, क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डजंट होल्ड गुड, मतलब इनकरेक्ट मार्क करना है हमें। तो ए ऑप्शन की बात करूं तो क्या कहा गया, fx पॉजिटिव है और हमसे ये कहा जा रहा है कि fx का इंटीग्रेशन करें और fx के स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें। तो fx के स्क्वायर का इंटीग्रेशन बड़ा आएगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। सपोज fx 0.5 था तो fx का स्क्वायर छोटा हो गया ना 0.25, और उसका अब इंटीग्रेशन करोगे अगर a से b में तो ऑफ कोर्स वैल्यू कैसी मिलेगी, छोटी मिलेगी, इसलिए a ऑप्शन अपना कैसा है, इनकरेक्ट है, मार्क करना होगा। फिर b ऑप्शन की बात करते हैं। b ऑप्शन में क्या है, f इंक्रीजिंग है तो f स्क्वायर इंक्रीजिंग होगा, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि f एक फंक्शन लेता हूं मैं gx इज इक्वल टू f स्क्वायर x, है ना, fx का स्क्वायर, तो इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या मिलेगा, 2f इंटू एफ डैश। अब 2f इंटू एफ डैश, भाई एफ डैश तुमने कह दिया कि f इंक्रीजिंग था तो एफ डैश कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन f की वैल्यू fx जो है वो तो निगेटिव हो सकता है ना, तो ये प्रोडक्ट तो ऐसा भी आ सकता है कि निगेटिव हो जाए, तो अपन बी ऑप्शन को भी कह सकते हैं कि इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन में आते हैं। सी ऑप्शन में क्या कहा गया, सी ऑप्शन में कहा गया fx इंक्रीजिंग है a से b वाले इंटरवल में, देन fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। ऐसा भी हो सकता है भाई कि fx इंक्रीज कर रहा था, x एक्सिस के हमेशा नीचे ही है, ऐसा भी हो सकता है। फिर आगे कहा जा रहा है कि fx अटेन्स अ मिनिमम एट x इक्वल टू c, ठीक है, लोकल मिनिमा उसका आ रहा है x इक्वल टू c पे, तो फिर ये कह रहा है कि f डैश c 0 के बराबर रहा होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि फंक्शन तो ऐसा हो सकता है ना नॉट डिफरेंशिएबल टाइप का, ठीक है, जैसे मॉड x होता है, नॉट डिफरेंशिएबल होता है 0 पे, और 0 पे ऐसा थोड़ी ना है कि उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाए, तो इसलिए डी ऑप्शन भी अपना इनकरेक्ट है। दैट मींस कि हमें सारे इनकरेक्ट ऑप्शंस मार्क करने थे, ए बी सी डी चारों ही ऑप्शंस मार्क करने हैं।
फिर आगे 18th क्वेश्चन देखो। 18th क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन। क्या कहा गया, बी और सी दो वर्टाइसेस दे दिए गए हैं, हमें वर्टेक्स ऑफ ए निकालना है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है ए का, और एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं एबीसी। ठीक है, ये हमारे पास सपोज ट्रायंगल था एबीसी। ठीक है, इतनी बात। बी में हमारे पास कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, -1 और सी में हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 5, 2। अब बात देखो कैसे निकल सकती है। ए तक तुम कैसे पहुंचोगे, मिड पॉइंट पे पहुंच जाओ, मिड पॉइंट से कुछ स्टेप ऊपर चल लो, इतना ही चाहिए ना। तो मिड पॉइंट कहां पे आएगा, मिड पॉइंट अगर मैं कहूं इसको डी, तो मिड पॉइंट आ गया तुम्हारे पास 3, 1/2 इनफैक्ट। ठीक है, तो अब हमारे पास मिड पॉइंट आ गया, इससे कुछ स्टेप्स हमें ऊपर की ओर जाना है। ठीक है ना, ये हमारे पास मिड पॉइंट था, कितने स्टेप्स ऊपर की ओर जाएंगे, तो भाई हाइट तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की निकाली जा सकती है। ये देखो बीसी हाइट, सॉरी बीसी लेंथ, बीसी लेंथ कितनी है, बीसी लेंथ की बात करें तो बीसी लेंथ कितनी है 5 यूनिट्स। तो अगर ये 5 है, ठीक है, तो ये कितना हो गया 5/2 हो गया, ये 60 था। ठीक है, तो कितना आ गया 5√3/2, ये 5/2 थी इतनी डिस्टेंस। और आगे हमने क्या किया 10 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√3/2, ये हमारे पास आ गई इसकी हाइट। तो हमें 5√3/2 यूनिट्स ऊपर की ओर जाना है या नीचे की ओर जाना है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। ठीक है, अब ए हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ए कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालें, तो अपन कह सकते हैं क्या कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं 3, ठीक है, +- r cos थीटा, पैरामीट्रिक फॉर्म लगेगा ना। इसकी स्लोप देखो, स्लोप ऑफ बीसी कितनी है, स्लोप ऑफ बीसी है हमारे पास 3/4। तो इसका मतलब कि अगर हम स्लोप ऑफ एडी निकालेंगे तो वो कितनी होगी -4/3 होगी। सही है बात। tan थीटा अगर हमारा -4/3 है, ठीक है, ये हमारे पास स्लोप ऑफ बीसी आ गई। स्लोप ऑफ बीसी कितना था 3/4, स्लोप ऑफ एडी आ गया हमारा -4/3। तो अब देखो यहां से अपन बोल सकते हैं ना कि tan थीटा हमारा -4/3 है। अच्छा, tan थीटा अगर -4/3 है, ठीक है, एक बार को मैं लिख लेता हूं, tan थीटा अगर मेरा -4/3 है, तो sin थीटा और cos थीटा कितने कितने होंगे, sin थीटा तो हमेशा पॉजिटिव होगा, sin थीटा तो हमेशा कितना आएगा भाई 4/5 आ जाएगा। वहीं पे cos थीटा कितना होगा, cos थीटा अपना आएगा -3/5, क्योंकि नेगेटिव साइन किसके साथ एडजस्ट होता है, cos के साथ एडजस्ट हो जाता है। अब हमें a का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो a का कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 +- r, कितने यूनिट्स हैं 5√3/2। cos थीटा की वैल्यू कितनी है -3/5, कॉमा 1/2 ±5√3/2। ठीक है, और उसके आगे हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, ये तो हमारे साथ क्या बन जाएगा sin थीटा का 4/5। तो ये हमारे पास a के कोऑर्डिनेट्स आ गए। यहां से अपन इसको सिंप्लीफाई करके ऑप्शंस मार्क कर सकते हैं। फिर अपन 19th क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन में देखो, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा कहा गया fx = 1। ठीक है, लेकिन ऐसे 1 नहीं लिख देंगे अपन, क्या है fx = 1 है, कब, जबकि x शुड नॉट बी ऑफ टाइप ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 तो नहीं रख सकते ना, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 रखोगे तो tan कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। fx की अगर मैं कहूं डोमेन, तो डोमेन में ये वाले पॉइंट्स नहीं है, जहां पे भी वो जो अगर हम कोई डोमेन का पॉइंट लेंगे तो वैल्यू तो कितनी आनी है 1 ही आनी है। तो ऑफ कोर्स मतलब ये fx = 1 लिखा हुआ है, लेकिन x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n + 1 π/2। दैट मींस कि फंक्शन कैसा हो गया, मेन इवन हो गया और इवन भी हो गया। ठीक है बात। x टेंड्स टू 0 fx की बात करें तो x टेंड्स टू 0 fx, जब x 0 को टेंड करेगा तो 0 के नेबरहुड में अगर मैं देखूं 0- या 0+ पे, वहां पे तो tan को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वहां पे तो वैल्यू 1 आएगी ही आएगी, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसी तरीके से d में देखो x टेंड्स टू π/2 कहा है, तो π/2 प्लस पे भी tan डिफाइंड है, π/2 माइनस पे भी डिफाइंड है। भाई x = π/2 का लिमिट निकालने में तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, x = π/2 वाले पॉइंट से तो कोई मतलब नहीं है ना, तो इसका मतलब कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसकी भी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 1 होनी चाहिए थी। और पीरियोडिक फंक्शन तो ऑफ कोर्स ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, 0 पे मान लो नॉट डिफाइंड है ना, 0 पे वैल्यू अगर देखें हम, सॉरी 0 पे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0/0 आएगा, तो अपन इसको भी हटा सकते हैं। और tan x जब 0 होगा वो पॉइंट्स भी हमें हटाने पड़ेंगे, तो 0 हटा लिया, π/2 हटा लिया, पाई हटा लिया, ये सारे पॉइंट्स अपन हटा लेंगे, ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। तो फंक्शन कैसा है, पीरियोडिक ही है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में क्या था, 20 में हमारे पास gx की बात देखो,
सबसे पहले gx का अगर मैं कहूं कि gx क्या लिखा हुआ है, gx इज e रेज टू पावर x, कॉमन ले लो, आगे बचा क्या है x स्क्वायर प्लस b प्लस 2x प्लस b प्लस c, यही लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसका d देखूं, ठीक है भाई, अगर इसको पॉजिटिव या निगेटिव होना है तो उसमें इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, e की पावर x तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, बचा ये वाला टर्म। तो d का अगर एक्सप्रेशन देखूं तो क्या आएगा, b प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स b प्लस c, तो b स्क्वायर 4b तो कट गया, b स्क्वायर माइनस 4c प्लस 4, ये आ रहा है d। तो अगर gx को अपना साइन चेंज करना है तो इस b स्क्वायर माइनस 4c प्लस 4 को कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। विद इन द रूट्स एक्सप्रेशन ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, और रूट्स के बियॉन्ड देखें, मतलब अल्फा और बीटा के बीच के पोर्शन को हटा करके बाकी पोर्शन में देखें तो ये हमेशा एक्सप्रेशन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो d का हमारे पास gx का इस तरीके का आ रहा है। वहीं पे अगर fx का d देखो, d ऑफ f, उसमें भी e की पावर x का तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। बाकी जो भी अगर f का साइन डिसाइड करेगा तो कौन करेगा, क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट। क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, b स्क्वायर माइनस 4c है। तो भाई देखो, अगर f का डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, ठीक है, तो क्या हम g के डिस्क्रिमिनेंट पे कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या, नहीं ना भाई, b स्क्वायर माइनस 4c निगेटिव है, ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4c प्लस 4 पता नहीं, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसका मतलब हो गया कि इसके बेसिस पे f का डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव है, मतलब f का डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव है तो fx कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर fx पॉजिटिव है तो अपन कह सकते हैं क्या कि gx भी पॉजिटिव होगा, नहीं कह सकते, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए fx जब पॉजिटिव है तो ये इंप्लाई नहीं कर सकते अपन कि gx भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। वहीं पे उल्टा आप सोचते हैं, अगर मान लो ये पता चलता है मुझे कि gx पॉजिटिव है, अगर gx पॉजिटिव है तो कैसे हुआ होगा, ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव रही होगी, ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव रही, इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा था, नेगेटिव था। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव था, मतलब अगर ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है तो वही पता है मुझे, ये तो इससे कम ही है ना, ये तो नेगेटिव होगा ही होगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि अगर मुझे ये पता चलता कि gx पॉजिटिव है तो मैं पक्का कह सकता हूं कि fx भी कैसा रहा होगा, पॉजिटिव ही रहा होगा। और इस बेसिस पे अपन ऑप्शंस मार्क कर सकते हैं, ए और सी दोनों करेक्ट होंगे।